एक ऐसे महान सिंगर जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिया, अपने संगीत के जरिए समाज के लिए आवाज उठाया। जहां सरकार हिंदू मुसलमान का नारा लगा के समाज को अलग करना चाहते हैं, उसी समाज को अपने गानों के जरिए एकजुट करते आए हैं। द लेजेंडरी सिंगर जुबिन गार्ग जो सिर्फ एक सिंगर नहीं था, बल्कि असम का एक रेवोल्यूशनरी आइकॉन था। लोगों का आवाज था, एक रेबेल था जो किसी भी पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने में कतराता नहीं था। यहाँ तक कि जुबिन गार्ग असम का एक संपद और लोगों का धड़कन था, जिस वजह से उनके अंतिम समय पे पूरे असम के लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया। जो कि उनकी इस फ्यूनरल से ही पता चलता है, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए विभिन्न जाति जनजाति के 15 लाख लोगों के भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं गुवाहाटी में। यह अनएक्सेप्टेबल मोमेंट जो पूरे असम को डिप्रेस में डाल दिया। आखिर एक सिंगर के लिए इतना कुछ क्यों? आखिर ऐसा क्या बात है जो आज पूरा असम रो रहा है? आइए जानते हैं दोस्तों, द फियरलेस, द रेवोल्यूशनरी, द लेजेंडरी सिंगर जुबिन गार्ग के बारे में कुछ ऐसे बातें जो हमें जानना चाहिए। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे जुबिन गार्ग, उनका असली नाम जुबिन बोरठाकुर है। जुबिन गार्ग एक पर्शियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है तलवार, और जो आसमान के परे हो, लिमिटलेस। एक असामीज ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने वाले जुबिन गार्ग, उनके परिवार में सभी कला और संगीत जगत से जुड़े हुए थे। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर जो एक मैजिस्ट्रेट के साथ पोएट और लिरिसिस्ट भी है। माता इली बोरठाकुर जो खुद एक सिंगर थी। उनसे ही जुबिन गार्ग को संगीत की प्रेरणा मिली और उनकी पहली गुरु बनी। जुबिन की अपनी दो बहन जॉनकी बोरठाकुर जो एक सिंगर और एक्ट्रेस थी, वही उनका यंगर सिस्टर पालमे बोरठाकुर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। महज 3 साल का जुबिन गार्ग बचपन से ही संगीत से जुड़ा रहा और अपनी अर्ली स्टेज पे ही उन्होंने 11 सालों तक असमिया लोको संगीत, बोरगीत यानी फोक सॉन्ग और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखा। बचपन से ही तेज जुबिन गार्ग जो आगे चलकर असम को एक नई राह दिखाता है, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाता है जो असम का म्यूजिक कल्चर को पूरी तरह से चेंज कर देता है। भले ही जुबिन गार्ग का जन्म मेघालय में हुआ था, मगर उनका परवरिश असम में हुआ। कई बार अपने पिता की पोस्टिंग के कारण उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। जोरहाट, करीमगंज, गुवाहाटी जैसे शहरों में रहने लगे। उनके जीवन में कई रीजनल चेंजेस हुए। कई जाति धर्म के लोगों के बीच उनका बचपन बीता। इसी वजह से उनको कई सारे रीजनल भाषाओं में अच्छी पकड़ थी, जो कि उनके गानों के जरिए साफ झलकता हुआ दिखाई देता है, जो हर किसी के दिलों को छू जाता है। यही वजह है कि हर साल बिहू फेस्टिवलों में हर जाति धर्म के चाहने वाले लोग उनको लाइव देखने के लिए और उनकी गानों को महसूस करने के लिए हजारों की संख्या में मौजूद हो जाता है। मगर उनका जीवन का शुरुआती समय इतना सरल नहीं रहा। एक ऐसा समय जब जुबिन गार्ग म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। एक ऐसा दौर जहां अर्ली 1990s में जब असम में जब उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो कि एक सेपरेटिज्म मिलिटेंट ग्रुप है जो वायलेंस से असम को एक इंडिपेंडेंट देश बनाने का मांग कर रहा था, चारों ओर गोलीबारी और लोगों में हिंसा थी। उल्फा का आतंक चरम पर था और पूरे असम में छाया हुआ था। वही दूसरी ओर 19 साल का जुबिन गार्ग जो गुवाहाटी के बीबोरा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, उस वक्त एक यूथ फेस्टिवल में सोलो परफॉर्मेंस में गोल्ड मेडलिस्ट बने जुबिन को उनको अपनी अंदर की काबिलियत दिखी, एक साहस मिली। इसी कॉन्फिडेंस ने उनको एक बड़ा फैसला लेने को मजबूर कर दिया था, कॉलेज ड्रॉप आउट करके सिंगिंग को ही अपने कैरियर चुनना। क्योंकि उनका माँ चाहती थी जुबिन बीएससी करे। मगर अपना मन की बात सुनने वाले जुबिन गार्ग का फ्यूचर विजन असम को लेकर कुछ और ही था। एक ऐसा विजन जिसे जुबिन को औरों से अलग करता है। जहां दूसरे सेलिब्रिटी ज्यादातर अपने खुद के लिए सोचते हैं, वही जुबिन जैसे महान सिंगर पूरे समाज के लिए सोचते आए हैं। उनका इसी विजन ने 1992 में जुबिन गार्ग अपना पहला एल्बम होपुनर को रिलीज करते हैं। एक ऐसा परिस्थिति में जब असम में दंगा प्रसाद चल रहा था, तब एक ऐसी आवाज जो लोगों के मन में घर कर रहा था। जहां एक तरफ उल्फा का वायलेंस और हिंसा छाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर जुबिन गार्ग की अनामिका, जुनाकी मौन और माया जैसी सुपरहिट गानों ने लोगों को प्यार और इमोशन सिखाया, लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने अपने गानों के जरिए लोगों के मन में एक उम्मीद जगाया। ना कोई जाति ना कोई धर्म में विश्वास रखने वाले जुबिन गार्ग अपने म्यूजिक के जरिए सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ा और असम का म्यूजिक कल्चर को एक नई दिशा दी और देखते ही देखते लोगों के दिलों में छा गए।
अपनी 33 साल की सिंगिंग कैरियर में 38,000 से भी अधिक गाने का रिकॉर्ड करते हैं, वो भी 40 अलग अलग भाषाओं में, जिसमें असामीज, बंगाली, हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और भी कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न भाषाएं शामिल हैं। इसी के साथ जुबिन गार्ग 12 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे। यहाँ तक कि गाने का इतना जुनून था कि 36 गाना एक रात के अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया था। जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं था, बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ लिरिसिस्ट, कंपोजर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और एक प्रोड्यूसर भी थे। एक मल्टी टैलेंटेड था। साल 2000 की उनका खुद का डायरेक्ट किया हुआ फिल्म तुमी मूर माथु मूर में खुद एज ए लीड रोल एक्टिंग भी करते हैं। अब तक तो उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अक्सर वो कहते हैं ना दोस्तों, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत बड़ी खामोशी छुपा हुआ रहता है। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा डार्क फेज आया जब साल 2002 में उन्होंने अपने बहन जॉनकी बो ठाकुर को एक रोड एक्सीडेंट में खो देते हैं। इस हादसे ने जुबिन को पूरी तरह से तोड़ दिया था, मानो सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। मगर इस दर्दनाक फेज से निकलने के लिए, खुद के ऊपर काबू पाने के लिए उसी साल 2002 में फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया जी के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक नई जीवन का शुरुआत करते हैं। मगर अक्सर खोया हुआ अपने बहन की यादों में जुबिन एक लंबे समय का गैप के बाद अपने बहन जॉनकी को ट्रिब्यूट देते हुए शिशु नामक एल्बम को रिलीज करते हैं। बावजूद बहन जॉनकी की यादें वो कभी नहीं भुला सके। लुइस कंठो कहे जाने वाले जुबिन गार्ग असामीज क्लासिकल से लेकर इंडियन पॉप, रॉक, सूफी और हिंदुस्तानी क्लासिकल तक हर तरह के संगीत में उनका महारत थी। उनकी इतनी वेराइटीज गाने जो हर परिस्थिति में सूटेबल है, चाहे कोई दुख में हो या सुख में, इंसानियत के ऊपर हो या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर। कल्चर और नेचर से भरा उनका म्यूजिक असम के चाय के बागानों से लेकर पहाड़ों और नदियों तक हर कहीं गूंजती है, जो लोगों में उमंग लाता है, उन्हें जीना सिखाता है। उन्होंने मिड 90s से अपना पहला हिंदी गाना चांदनी रात से शुरू किया। बाद में 2006 की फिल्म गैंगस्टर का या आली, क्रिस 3 का दिल तू ही बता जैसे कई सुपरहिट गानों ने उनको नेशनल पहचान दी। ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड से लेकर नेशनल फिल्म और आईफा जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम करते हैं। जुबिन असम का एक पहला ऐसा आर्टिस्ट थे जो अपने कल्चर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाला था। मगर बॉलीवुड के लोगों की एटीट्यूड उनको पसंद ना आने के कारण हिंदी सिनेमा में अपने करियर के पीक पर जुबिन गार्ग मुंबई छोड़ने का फैसला लेते हैं। वापस असम लौट आते हैं। जब उनसे वजह पूछा गया तो उनका जवाब था, एक राजा को अपने राज्य में ही रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने मातृभूमि असम लौटना ही बेहतर समझा। A king should never leave his kingdom. That's why I Bombay, because they have more attitude. उस वक्त उन्होंने ये बड़ा फैसला ना लिया होता तो आज क्या होता दोस्तों? कौन होता असम का कल्चर को एक नई पहचान देने वाला? म्यूजिक के साथ साथ असामीज फिल्मों को भी एक नई पहचान देने के लिए और समाज में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई मिशन चाइना और कंचनजंगा जैसे कई सुपरहिट असामीज फिल्म दी, जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था। उन्होंने इस फिल्म में एपीएससी यानी असम पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रही करप्शन को हाईलाइट किया। जब भी किसी न्याय की बात होती है तो वो कभी पीछे नहीं हटते, लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों के आवाज बन के। उसी तरह 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाया गया सरकार द्वारा, तो पूरे असम के लोग इसका विरोध करने सड़कों पर आ गए। उस वक्त जुबिन गार्ग एक सिंगर की तरह नहीं, अपितु एक रेबेलियन की तरह अपने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। उन्होंने कहा था जब तक वो जिंदा है तब तक सीएए असम में लागू नहीं होने देंगे। उनका पॉलिटिक्स नौकरी बा बंधु गाना असम का एंटी सीए प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। पॉलिटिक्स न करिबा बंधु जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु। उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया, असम अगेंस्ट सीए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और एक पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील करते हैं लोगों को। 2024 में जुबिन इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं, जब तक सीए रहेगा तब तक वो इसका विरोध करता रहेगा। वो सिर्फ सीए तक सीमित नहीं थे, उनका नेचर और एनवायरनमेंट को लेकर प्यार इतना था कि 2024 में जब असम सरकार डेवलपमेंट के नाम पर गुवाहाटी की आइकॉनिक प्लेस दिघोली पुखुरी में कई सारे ऐतिहासिक पेड़ों को काटने की योजना कर रहे थे, तो जुबिन बिना समय गवाते हुए अपने फैंस के साथ दिघोली पुखुरी में आधी रात को सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हैं। जुबिन कहते हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते, वो सीधा चुनौती देते हैं सरकार को। उन्होंने मीडिया पे ये तक कह दिया
चाहे सीएम हो या पीएम, वो किसी से भी नहीं डरते। सरकार अपना मन मर्जी नहीं चला सकता। ओपनली चैलेंज देते हुए वो कहते हैं अगर सरकार ऐसा किया तो वो रेगुलेशन ला देगा। যি মন যায় তাকে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। যোনে নহওক, যোনে CM হওক নহওক, যোনেই PM নহওক, মই সদায় আছোঁ, মই গছ ৰক্ষা কৰি আছোঁ। আই চেলেঞ্জ, মোৰ লগত আহক। ইউ ডোণ্ট ডু ইট, আইল ডু এ ৰিভলিউশ্যন। দ্যাটছ ইট। खुद को रेबेलियन कहने वाले जुबिन गार्ग क्यूबा के रेवोल्यूशनरी चे गुएवारा से इंस्पायर थे। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm always a fighter. I'm not a politician, I'm a fighter. रेबेल किससे? I've learned it from Che Guevara. वो ओपनली नेशनल मीडिया पे कल्चरल मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर टिप्पणी देते हुए सरकार की निंदा करते हैं। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। The cultural minister should be cultured. He should know what is culture. जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। तो कोई एरा गहरा आलतू फालतू। उनके जगह अगर कोई दूसरा सेलिब्रिटी होता तो आज सरकार को निंदा करने के बजाय उनकी तारीफ करते। मगर जुबिन उन सेलिब्रिटियों में से नहीं थे। वो बिल्कुल अलग थे, एक रियल हीरो की तरह, एक रेबेलियन की तरह। इसी तरह जब 2013 में जुबिन को बिहू फेस्टिवलों में हिंदी सॉन्ग्स गाने की वजह से उल्फा की ओर से धमकी मिली, तब जुबिन एक निडर की तरह उनके बातों का जवाब देते हुए कहा, म्यूजिक का कोई भाषा नहीं होता, म्यूजिक को किसी भाषा से बांधा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि उल्फा को ये चैलेंज देते हुए कहा, मैं असामीज, हिंदी, बंगाली, तमिल सब गाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक लेटर के जरिए उल्फा को ये कहा, हिंसा और विद्रोह से एक राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ाना ही है तो प्यार और भाईचारा बढ़ाए। जुबिन की इन्हीं खासियत और स्पिरिट जिसे जुबिन को औरों से अलग करता है। ऐसे तो देश में कई सारे सिंगर हैं दोस्तों, मगर जुबिन जैसे सिंगर शायद ही कोई होगा जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया। जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी के साथ साथ सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपी भी थे। अक्सर असम में बाढ़ के चलते पीड़ित हुए लोगों के बीच जुबिन एक परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ खड़े होते हैं और जरूरतमंदों को खाना, मेडिसिन और फाइनेंशियली सपोर्ट दे के उनकी मदद करते हैं। उनका कोलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम का चैरिटी ट्रस्ट, जहां वो अलग अलग सोशल वर्क के लिए वो खुद डोनेशन इकट्ठे करते हैं और असम के ऐसे सिचुएशन में लोगों की सेवा करते हैं। वही कोविड-19 जैसे महामारी के समय पे भी जब सरकार के पास कोविड केयर सेंटर्स की कमी हो रही थी, तब भी उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपनी गुवाहाटी के 2 मंजिला फ्लैट को लोगों की इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाने का ऑफर दी सरकार को। जब कभी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, चाहे किसी को पढ़ाई के लिए हो या फिर इलाज के लिए, जुबिन बेझिझक उनकी मदद करते हैं। कभी किसी को खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। ऊंच नीच में भेद ना रखने वाले जुबिन गार्ग अक्सर आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। कभी किसी रिक्शा वाले के साथ गप्पे मारते हुए, तो कभी किसी चाय के दुकानों पे, हर कहीं वो नजर आते हैं। हर किसी के पास उनको लेकर कई तस्वीरें और यादें जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि पशुओं के प्रति उनका इतना प्यार है कि जब बॉलीवुड का एक्टर गोविंदा माँ कामाख्या मंदिर में एक भैंस की बलि देते हैं, तो जुबिन उसके खिलाफ कहते हैं पशुओं के बदले गोविंदा को खुद को बलि देना चाहिए। वो कहते हैं देवी माँ कामाख्या किसी भी पशुओं के प्रति हिंसा नहीं चाहते। वो बलि प्रथा को रोकने की अपील करते हैं लोगों को। কালি বোলে বলিউডৰ এক্টৰ গোবিন্দা হিয়ান মহ বলি দিছে। বলি কিয় লাগে? বলি নিজক দিয়া। এইটো শক্তিপীঠ হয়, কিন্তু কামাখ্যা মায়ে বলি নিবিচাৰে। মই সবকে কৈ আছো, বলি বিধানটো বন্ধ কৰা প্লিজ। जाति, धर्म, मजहब से बढ़कर जुबिन गार्ग एक इंसानियत को मानते हैं। वो खुद कहते हैं मोर कोनो जाति नाय, मोर कोनो धर्म नाय, मोर कोनो भगवान नाय, मैं मुक्त, मैं कंचनजंगा। इसका हिंदी में मतलब है मेरा कोई जाति नहीं है, मेरी कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई भगवान नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मैं कंचनजंगा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड, असम का इतिहास का सबसे बड़ा डार्क फेज 19 सितंबर 2025, वो तारीख जिसने पूरे असम को गहरे सदमे में डाल दिया। उस दिन एक ऐसा खबर आया, द हार्टथ्रोब ऑफ असम, जुबिन गार्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये खबर जब फैली, पूरे असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट शोक में डूब गए। कई सेलिब्रिटी अपने दुख व्यक्त करते हुए दिखे। यहाँ तक कि भारत के नेबरिंग कंट्री के
कुछ लोग जुबिन को रेस्पेक्ट देते हुए उनके म्यूजिक चलाते हुए दिखे। हर कोई मौन में डूब गए। दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल असम के जाने माने इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंतो ने ऑर्गेनाइज किया था, जहां जुबिन गार्ग अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी और कुछ टीम मेंबर के साथ सिंगापुर पहुंचते हैं। 19 से 25 तक होने वाले इस इवेंट में जुबिन गार्ग भारत के डिफरेंट कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने वाला था। मगर एक ऐसा दिन जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कॉन्सेप्ट के एक दिन पहले जुबिन अपने टीम के साथ समंदर किनारे घूमने जाते हैं, तो वही स्विमिंग के दौरान उनका निधन हो जाता है। उनकी मौत की इस खबर से पूरा असम में मातंग सा छा गया। सोशल मीडिया पर #RIP जुबिन ट्रेंड करने लगा। पूरा असम रोते हुए सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते लाखों लोग एकजुट हो जाते हैं गुवाहाटी में उनको देखने के लिए। हर जगह बस एक ही गाना बजता गया, मायाबिनी रातिर बुकु। उन्होंने एक वीडियो में ये तक कहा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा 7 दिन के लिए पूरा असम बंद होगा। मुलसा मैं অসমত যদি মই মৰো এসপ্তাহ বন্ধ হৈ যাব। I live like that. और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर 3 days ऑफ स्टेट मॉर्निंग फॉर 22-23 सितंबर। लेकिन जुबिन दा के अचानक हुए इस हादसे ने लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा, क्या ये एक नेचुरल डेथ है या फिर एक मर्डर? क्योंकि इस हादसे के पीछे कई गहरे सवाल हैं। शुरुआत में कहा गया कि जुबिन समंदर में नहाते वक्त डूब गए, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, कई ऐसे सबूत सामने आए जो लोगों में डाउट पैदा कर दी। सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठाने लगे, #Justice for Jubin ट्रेंड करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ये तक कहा कि ये उन लोगों का कंस्पिरेसी है, क्योंकि जुबिन की तबीयत खराब होने के बावजूद भी श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा पैसे के कारण इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। उनके टीम मेंबर्स पर कई एलिगेशन लगे। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक्सीडेंटली डूबने की कारण बताया, लेकिन लोगों की बढ़ते दबाव और विरोध के बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा मामले को आगे बढ़ाते हुए SIT और फिर CID तक ले गया। इन्वेस्टिगेशन में कई शॉकिंग बातें सामने आई है, जिसमें वे लोग गिल्टी पाया गया और 10 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मगर इस घटना के पीछे की एक सॉलिड एविडेंस नहीं होने के चलते SIT द्वारा 17 दिसंबर तक की एक डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और एक सॉलिड चार्जशीट फाइल करने की कमिटमेंट करते हैं। मगर यहाँ पे एक सवाल है दोस्तों, आखिर विक्टिम्स को पकड़ने में सरकार को इतना समय क्यों लगा? क्यों ऑपोजिशन पार्टीज सरकार को क्रिटिसाइज और ब्लेम कर रहा है? क्या विक्टिम्स के साथ सरकार का कोई पॉलिटिकल लिंक है? क्या जुबिन को वाकई में जस्टिस मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर ये सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। जुबिन गार्ग सिर्फ अपने सिंगिंग के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपने साफ दिल के लिए जाने जाते हैं। अपने जीवन में लोगों को सब कुछ देने के बावजूद भी और देने की चाह रखने वाले जुबिन गार्ग एक इंटरव्यू में कहते हैं, जीवन में और बहुत कुछ देना बाकी है, रिटर्न में क्या मिला उसका वो चिंता नहीं करते। जुबिन कहते हैं, जीवन में हजारों गाना गाया मगर कभी कैपिटलिस्ट नहीं बन सका, एक सोशलिस्ट बनकर रह गया। দিবলৈ বহুত বাকী আছে আৰু কি পালোঁ মই সেইটো চিন্তা নকৰোঁ কিন্তু লাইফত কেতিয়াও, কাৰণ মই চেলফিছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ আজিলৈকে। নিজৰ কথা ভাবি নাপালোঁ, নিজৰ কথা চিন্তাই নকৰিলোঁ আচলতে আজিলৈকে। মই অলপ দিনলৈকে আগলৈকে মোৰ অসমত ঘৰেই নাছিলে। कैपिटलिस्ट हो নোৱাৰিলোঁ আজিলৈকে, सोशलिस्ट। जो सिर्फ लोगों को देना जानते हैं वो कभी सेल्फिश नहीं बन सकते, यहाँ तक कि वो अपने लिए घर तक नहीं बनाया। जिसने असम को सब कुछ दिया बिना कुछ मांगे, बिना कोई शर्त रखे, अब वक्त है कि हम अपना फर्ज निभाएं। आओ दोस्तों मिलकर जुबिन दा के लिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न की मांग करें। चलिए एक आवाज बनाते हैं, #भारत रत्न जुबिन गार्ग। क्योंकि जिस इंसान ने हमें इतना प्यार, इतना पहचान दी, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका आवाज अब भी जिंदा है असम के वादियों में, हर धड़कन में। ऐसे तो दोस्तों उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, मगर एक इतिहास रचने वाले की इतिहास इस छोटे से वीडियो में बयां करना मुश्किल है। जय जुबिन दा, जय असम।